तो आपने अपने इन 7 लाइफ स्किल्स में सबसे पहली जगह करियर को दी है, इसके बारे में कुछ बताइए। करियर इज़ ए फुल जर्नी है। जब तक हम जीवित रहते हैं, चाहे हम स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे हम सीनियर सिटीजन हैं, हर लेवल पर एक चैलेंज होता है। तो करियर केवल एजुकेशन से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, करियर इज़ ऑल अबाउट आवर लाइफ। आपके 7 स्किल्स में अगला क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिनको ये जानने ज़रूरी हैं? मैम 7 स्किल्स सबके लिए हैं, क्योंकि जीवन जहाँ जीवन है वहाँ पर स्किल्स है। 7 का एक अपना स्पिरिचुअल मतलब भी है नंबर का, और मैं 7 से ज़्यादा ढूंढ भी नहीं पाया स्किल्स। अपनी किताब में से कुछ ऐसी कॉमन बातें बताइए जो आज सबको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं एक मॉड्यूल है रिलेशनशिप का। जी। अगर एक हाउसवाइफ है, वो हाउसवाइफ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा कोई फैमिली में। सब लोग डिमांडिंग हैं और वो उनको बेहतर कर रही है और करते करते कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो वो अपनी डॉटर को पता है क्या बोलती है? कहती है कुछ भी बनना, हाउसवाइफ मत बनना। जी, प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। तो प्रोग्राम हमने 3 तरह से डेवलप किया है। क्लासरूम मॉडल में डेवलप किया है गुड़गांव के अंदर। हमने इसको 3 से 4 महीने में हम एक प्रोग्राम कंप्लीट सारे 7 स्किल सिखाएंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ये जो किताब लिखी है 7 लाइफ स्किल्स, जी, तो आपको किस चीज़ से इसे लिखने की इंस्पिरेशन मिली? हम जो नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं, हम जैसे बच्चे चाहते हैं या जैसी समाज चाहते हैं, जैसा देश चाहते हैं, आखिर में उसके पीछे हैं तो लोग ही। तो वो लोग वैसा क्यों नहीं है, वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं और वैसा क्यों नहीं कर पा रहे जैसा उन्हें करना चाहिए। तो ऐसा देख के तो मेरे को लगा कि कोई ना कोई एक ऐसा मैं कुछ लिखूं जो उन समस्याओं को एड्रेस करता हो और उनका समाधान देता हो। तो ऐसा सोच के मैंने पूरे जीवन का अनुभव इसमें लगाया। तो आज हमारे साथ हैं 7 लाइफ स्किल्स किताब के ऑथर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ये जो किताब लिखी है 7 लाइफ स्किल्स, जी, तो आपको किस चीज़ से इसे लिखने की इंस्पिरेशन मिली? और सबसे पहले अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्ते, आपका मैम धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। मैं जैसे आपने पूछा 7 लाइफ स्किल्स जो मैंने ये बुक लिखी है, ये मेरे पूरे जीवन का जो मेरा लर्निंग रहा, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपोजर मेरे को मिला जीवन भर। मैंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉर्पोरेट में काम किया, काफ़ी सारी एंटरप्रेन्योरशिप की, अपना एजुकेशन में काम किया, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी लोगों से जुड़ाव रहा और खुद मैं एक जिज्ञासु रहा जीवन भर और सीखता रहा। तो वो सारा अनुभव और मैंने जो पाया, देखा कि कुछ ऐसा एक और चीज़ है जो मिसिंग है। ख़ास तौर पे जब हम बच्चों की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैंने एजुकेशन सिस्टम में फ़ेस किया और वो एक पीड़ा के रूप में मेरे सामने आया है कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं, हम जैसे बच्चे चाहते हैं या जैसी समाज चाहते हैं, जैसा देश चाहते हैं, आखिर में उसके पीछे हैं तो लोग ही। तो वो लोग वैसा क्यों नहीं है, वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं और वैसा क्यों नहीं कर पा रहे जैसा उन्हें करना चाहिए। तो ऐसा देख के तो मेरे को लगा कि कोई ना कोई एक ऐसा मैं कुछ लिखूं जो उन समस्याओं को एड्रेस करता हो और उनका समाधान देता हो। तो ऐसा सोच के मैंने पूरे जीवन का अनुभव इसमें लगाया और मैंने देखा कि जीवन कितने रूपों में हमारे सामने आता है। तो मुझे लगा कि 7 रूपों में हमारे सामने 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं जो बड़े विशेष हैं। उसको देखते हुए मैंने वो 7 एस्पेक्ट्स के ऊपर अपना सारा अनुभव, सारी लर्निंग्स और जो मैं पेन एरिया था समाज का, वो सब मिला के मैंने ये लिखा है बुक को। और इसका उद्देश्य इतना ही है कि हो सकता है ये किसी के काम आए, हमारे एजुकेटर्स के काम आए, हमारे सोसाइटी के काम आए और कुछ लोग भी अगर इससे बेनिफिट ले पाएंगे तो मैं बहुत ही सुखद अनुभव महसूस करूँगा कि ये मेरे जो अनुभव है वो काम आया। सर, जो आपने जीवन के ये मूल मंत्र बताए हैं, जो आज ज़िंदगी की जद्दोजहद में जो सबसे ज़्यादा उलझन रहती है वो करियर को लेकर रहती है, तो आपने अपने इन 7 लाइफ स्किल्स में सबसे पहली जगह करियर को दी है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल मैम, मैंने 7 जो मॉड्यूल्स बनाए उनमें सबसे पहले मैंने करियर को इसलिए लिखा क्योंकि ज़्यादातर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसकी चिंता करनी शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि उसकी पढ़ाई बेस्ट हो, उसको अच्छा स्कूल मिले, उसको अच्छी डिग्री मिले, वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए और एक अच्छा, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बने, चाहे वो एक जॉब करे या किसी भी तरह से कुछ भी करे, प्रोफेशनल बने।
तो उसके लिए वो 20-25 साल उसके ऊपर लगाते हैं। बिल्कुल। लोग ऐसा सोचते हैं कि करियर पढ़ाने के बाद माँ बाप का रोल ख़त्म हो जाता है और बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने के बाद उसका वो एक नए जीवन में प्रवेश कर जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि करियर इज़ ए फुल जर्नी है। जब तक हम जीवित रहते हैं, चाहे हम स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे हम सीनियर सिटीजन हैं, हर लेवल पर एक चैलेंज होता है। तो करियर केवल एजुकेशन से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। करियर इज़ ऑल अबाउट आवर लाइफ। करियर का मतलब है कि हम जीवन के जिस भी अवस्था में हों, उस अवस्था में हमारा बेस्ट क्या है जो हम दे सकें। हमारे अंदर हमारी इच्छाएं, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी अपेक्षाएं, हमारी एम्बिशन और एनवायरनमेंट, बदलते हुए एनवायरनमेंट में हमारे को रीअलाइन करना पड़ता है। तो जैसे करियर के अंदर एजुकेशन भी आती है, करियर के अंदर स्किल भी आती है, करियर के अंदर एक्सपोजर भी आता है, करियर के अंदर रीअलाइनमेंट विद सेल्फ भी आता है। तो करियर को लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो ये सबके ऊपर अप्लाई होता है और जीवन की फाउंडेशन है। क्योंकि एजुकेशन हमारे जीवन की फाउंडेशन है, ऐसे करियर के आसपास सब घूमता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए करियर इज़ माय फर्स्ट मॉड्यूल एंड उसके अंदर हम बहुत सारे पक्ष की बात करते हैं। उसके अंदर हम बात करते हैं कि हम अपना बेस्ट कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, मेरे अंदर बेस्ट क्या है। जरूर नहीं है वो दूसरे का बेस्ट हो, दूसरे के अंदर कुछ और अच्छा होगा। तो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग होती हैं। तो ऐसे करके मैंने हर मॉड्यूल्स के अंदर सूत्र दिए हैं। 4 सूत्र हैं हर पक्ष में, और उन सूत्रों को कैसे जीवन में अपनाना है उसके ऊपर बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सर अब बताइए कि आपके 7 स्किल्स में अगला क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिनको ये जानने ज़रूरी हैं, या ये सभी के लिए उतने ही सार्थक हैं? मैम 7 स्किल्स सबके लिए हैं, क्योंकि जीवन, जहाँ जीवन है वहाँ पर स्किल्स है जी। और 7 इसलिए 7 का एक अपना स्पिरिचुअल मतलब भी है नंबर का, और मैं 7 से ज़्यादा ढूंढ भी नहीं पाया स्किल्स, और जो भी था मैंने 7 के अंदर ही समावेश किया। तो पहला, जैसे मैंने करियर इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन, जो वन ऑफ द एरिया है, उसको मैंने चुना स्किल के फॉर्म में। सेकंड मैंने चुना हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा विषय है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन को बनाए रखने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है वो हेल्थ से आती है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ इन कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ की बात है। तो वो हेल्थ मेरा सेकंड मॉड्यूल है, स्किल है। थर्ड मेरी स्किल जो मैंने कवर किया इसके अंदर वो वेल्थ की है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कोई पैसे कमाना चाहता है और पैसे से वेल्थ को रिलेट करते हैं। तो मैंने उसमें बताया है कि पैसा वन ऑफ द फैक्टर है वेल्थ का। वेल्थ के अंदर और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका फैमिली भी एक आपकी वेल्थ होती है पैसे के अलावा। फाइनेंस होता ही होता है, फैमिली इज ऑल्सो योर वेल्थ। जैसे आजकल बहुत सारे लोग फैमिलीज की वैल्यू नहीं समझते हैं, तो वो वेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट अलग-अलग परिभाषाएं हैं। तो 4 सूत्र दिए हैं। तो फैमिली इज ऑल्सो ए वेल्थ, और फैमिली को कैसे इकट्ठा रखना है ये इसके भी मेथड्स हैं। अच्छा। तीसरी वेल्थ जो मुझे लगता है, तीसरा जो वेल्थ के अंदर एक आयाम है जिसको हम सोशल वेल्थ बोलते हैं। तो कितने लोगों से आप कनेक्टेड हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं, कितने लोगों के साथ आप आदान प्रदान करते हैं, दैट आपका नेटवर्क कैसा है, सोशल वेल्थ। एंड द फोर्थ इज योर सेल्फ वेल बीइंग, योर पर्सनल, मतलब आप इंडिविजुअली कितना रिच महसूस करते हैं इनसाइड ऑफ यू, तो दैट इज ऑल्सो योर वेल्थ। अब पता पड़ा आपने पूरी दुनिया को सर्व किया, फैमिली को सर्व किया, पैसा भी खूब कमा लिया, पर अंदर अंदर जो है कुछ मिसिंग है, तो योर पर्सनल वेलबींग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वेल्थ। तो ये थर्ड वो मेरा आयाम है मेरी बुक का। एंड फोर्थ जो है प्रोडक्टिविटी एक है, क्योंकि एफिशिएंसी हमारी बहुत कम होती जा रही है, हम लोग अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं हम, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर रिसोर्सेज अराउंड अस। जैसे बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योर बहुत हाईली प्रोडक्टिव होता है और वो आसपास प्रोडक्टिविटी को यूज़ करता है सिस्टम की, तो इज़ ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। जैसे हम बात करें हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पे वो काम करते हैं, तो एक रोल मॉडल हैं। पर वो कैसे ये संभव कर पाते हैं इसके भी सूत्र होते हैं। सब लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, पर जहाँ हैं वहाँ से तो बेहतर हो पाएंगे। जब जैसे आज हम 1 जनवरी 2026 में हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हर आदमी रेजोल्यूशन लेता है, कुछ ना कुछ प्लान करता है, पहले दिन ही कोई कुछ ना कुछ करता है, पर वो 2-3 दिन 4 दिन चलता है, उसके बाद फिर वहीं पहुंच जाता है। तो क्या चीज़ है जो हमें रोकती है, तो वो उसके अंदर कवर किया हुआ है। एक हमारा अगला जो स्किल है जो मुझे बहुत पसंद है वो है रिलेशनशिप।
क्योंकि हम लोग ना इंटरडिपेंडेंसी वर्ड में रहते हैं। तो हमें सिखाया नहीं गया कि रिलेशंस कैसे बिल्ड किए जाते हैं, कैसे मेंटेन किए जाते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स को मजबूत रखना और उनके अंदर जान होनी चाहिए। तो चाहे वो रिलेशनशिप विद योरसेल्फ हो, चाहे रिलेशनशिप विद पीपल अराउंड यू हो, चाहे रिलेशनशिप विद इन फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप एट योर वर्क प्लेस हो, और एनीवेयर एंड एवरीवेयर, इवन नॉट विद पीपल बट रिलेशनशिप विद योर एनवायरमेंट, रिलेशनशिप विद योर एवरीथिंग विच इज सपोर्टिंग यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप देखेंगे हमारा एनवायरमेंट के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया तो हमने एनवायरमेंट का ध्यान ही देना बंद कर दिया, हमने सब जगह गंदगी फैलानी शुरू कर दी, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं प्लास्टिक बोतल कहाँ फेंक रहा हूँ, मान लो एग्जांपल के लिए, या मैं कहाँ गंदगी फैला कर रहा हूँ, तो मैं फील ही नहीं है कि हमारा कोई लेना देना है इस चीज से। पर अगर आप देखेंगे हम सांस ले रहे हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया पेड़ लगाने के ऊपर, हमने ध्यान ही नहीं दिया एनवायरमेंट पे, तो आज एनवायरमेंट भी बाउंस बैक करके हमें बता रहा है कि तुम सांस लेके दिखाओ कैसे लेते हो शोध। हमारा एनवायरमेंट जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से हमारा रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। तो हम बहुत इंटरडिपेंडेंसी के वर्ड में रहते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, पर किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए? लोग ये समझ नहीं पाते कि वो फ्रीडम पा ही नहीं सकते हैं। फ्रीडम किस चीज़ से चाहिए? फैमिली से फ्रीडम चाहिए तो जॉब करना शुरू कर दिया, तो वहाँ एक अलग तरह का बंधन आ गया। उधर से मुक्ति चाहिए तो फ्रेंड्स मिला लिए, तो फ्रेंड्स जैसे मिले वो वहाँ बंधन आ गया। मतलब आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। फ्रीडम नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल भ्रम है। पर अगर हम ये आर्ट सीख जाएं कि हमें कैसे अलाइंड करना है, हुआ क्या कि हमें ये सीखना चाहिए था कि मैं फैमिली में अलाइनमेंट कैसे करूं, मैं अपने काम के साथ अपने जो डे टू डे के जीवन को अलाइन कैसे करूं, ये प्रश्न होना चाहिए था। पर हो क्या गया कि मुझे यहाँ से एस्केप करना है, भागना है, ये मुझे पसंद है। तो वो जो रिजेक्शन हुआ ना, वो इस वजह से हुआ क्योंकि वी कुड नॉट रिलेट। हमारे होने में, हमारे बड़े होने में कितने लोगों का सहयोग रहा है, कितने लोगों ने इन्वॉल्व होकर हमारे को यहाँ तक पहुँचाया, हमें पता ही नहीं, हम रिलेट ही नहीं कर पाते। हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे सिबलिंग्स का, अड़ोसी पड़ोसी का, समाज का, हम कहते हैं वी डोंट रिलेट, आई डोंट रिलेट विद एनीबडी, आई नीड माई मी टाइम। मी टाइम का मतलब क्या है? अंदर भी क्या है? अंदर भी खाली, बाहर भी खाली। तो इसलिए आदमी आइसोलेशन, और ये जो वेस्टर्न सिस्टम में यही हुआ लास्ट में, फ्रीडम के नाम पर सब कुछ हुआ और लास्ट में आइसोलेट हो गया। तो वो रिलेशनशिप वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। आजकल अगर हम देखेंगे हमारी सोसाइटी भी आइसोलेशन की तरफ बढ़ रही है, एकांतवाद में। तो वो एक सूत्र है। अगला सूत्र मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो लोग ज़्यादातर उसको लैंग्वेज से रिलेट कर लेते हैं, भाषा से रिलेट कर लेते हैं, पर असल में इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग टू व्हाट हैज़ नॉट बीन सेड येट। मतलब या जो कहा गया उसी तरह से समझा गया। अब क्या हुआ, उसको बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन हो गया। बहुत ज़्यादा होता रहता है मिसकम्युनिकेशन। क्यों? ना हमारे पास एपेटाइट है सुनने का, ना समझने का, और जो हम बोल रहे हैं वो हम न्यूट्रल स्टेट से नहीं बोल रहे, जजमेंटल स्टेट से बोलते हैं। हम बायस्ड हैं। तो बायस्ड आदमी दूसरे बायस्ड आदमी से इंटरेक्शन जब करेगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है डायलॉग, कम्युनिकेशन का मतलब होता है रेजोल्यूशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है रीचिंग टू सम कंक्लूजन, सम क्रिएटिविटी, सम ग्रोथ। बट ऐसा नहीं है। अभी क्या हो रहा है? मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, और वो डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहा है, घरों में भी बाहर भी। तो वो कम्युनिकेशन के लिए कई सारे सूत्र मैंने बनाए हैं, वो इसका एक मॉड्यूल है। और एक मेरा लास्ट मॉड्यूल, 7वां मॉड्यूल है, जॉयफुलनेस। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुश नहीं हैं तो आपकी सारी अकम्पलिशमेंट बेकार हैं। एक डॉक्टर अपना काम करते हुए मतलब खुश नहीं है, एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट खुश नहीं है, एक बहुत टॉप लॉयर खुश नहीं है, तो प्रोफेशनल्स खुश नहीं है, बिजनेसमैन खुश नहीं है। इनसाइड ऑफ अस समवेयर वी आर मिसिंग सम फुलफिलमेंट। तो हमारे पास चाहे वर्ल्डली सक्सेस आ भी जाए, पैसा भी आ जाए और नाम वाम भी हो जाए, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट, टॉप ऑफिशियल्स, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। भाई अल्टीमेटली हमने ऐसी एजुकेशन को जन्म कैसे दे दिया जिसने हमारे को कामयाबी दी पर जॉय नहीं दिया। तो जॉय इज ऑल अबाउट फुलफिलमेंट इनसाइड ऑफ यू। तो वो वाला 7वां मॉड्यूल है। इससे मुझे लगता है ये 7 आयामों को लेके ये मैंने बुक बनाई है, और इसमें उसके सूत्र हैं, 4 सूत्र हैं, तो टोटल 28 सूत्र हैं, और 70+ मेथड्स हैं जो मैंने इसमें दिए हैं। और बुक के साथ साथ मैंने एक प्रोग्राम भी डेवलप किया है
जिसमें उस बुक का जो कंटेंट है उसको हम क्लासरूम मॉडल में, लाइव मॉडल में, ग्रुप में और इंडिविजुअल में सिखा भी सकें। क्योंकि होता क्या है कि हर कोई रीडर नहीं होता है, तो कुछ लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। मतलब आप किताब तो ज़रूर पढ़ें, अगर किताब पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको अपने जीवन में उतारने में कुछ मदद चाहिए, जी। तो वो ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। और मैम एक और बात बताता हूँ, मेरी ये किताब ना डिजिटल फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल है। मैंने एक मेरा अपना जो shivsingal.com साइट है वहाँ पर भी इजीली फ्री डाउनलोडेबल है वो। उसके साथ साथ हमने जो प्रोग्राम बनाया है lifeskillprogram.com, तो वो प्रोग्राम जो बनाया उस पर भी ये किताब हमने ई बुक उसको डाउनलोड, फ्री डाउनलोड है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ऑब्वियसली फिजिकल कॉपी पहुँचाना आसान नहीं होता है सब तक, बट मैं चाहता हूँ कि डिजिटल कॉपी पहुँचे और लोग उसको अपने जीवन में अपनाएं और दे बिकम ट्रेनर फॉर अदर्स। तो क्योंकि 800 करोड़ लोग हैं पूरी धरती पे, तो आप कॉमर्शलाइज करोगे तो कितना कर पाओगे? बहुत थोड़ा सा कर पाओगे। तो अगर कोई अच्छी चीज़ है और वो अप्लाई की जा सकती है तो उसको इजी पहुंचाने के लिए वो मैंने उसको ऐसा किया है। हाँ, प्रोग्राम स्पीड है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, इंफ्रा इन्वॉल्व होगा। जी, प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। मैम क्या है कि जैसे क्योंकि हम सबकी ना लर्निंग अलग अलग तरह की रही है। जैसे बहुत सारे चीज़ें हम विजुअल्स देख के सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ प्लेस से सीखते हैं, कुछ लोग लिसनिंग से सीखते हैं, कुछ रीडिंग से सीखते हैं। तो प्रोग्राम हमने 3 तरह से डेवलप किया है। क्लासरूम मॉडल में डेवलप किया है गुड़गांव के अंदर। हमने इसको 3 से 4 महीने में हम एक प्रोग्राम कंप्लीट सारे 7 स्किल सिखाएंगे। अच्छा। और उसके अंदर 1 इन ए वीक ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि एक बार अगर आप कोई एक सूत्र सीखते हैं तो हम चाहते हैं उसको बाकी रेस्ट ऑफ द वीक, मतलब 6 दिन वो उसको इम्प्लीमेंट करके देखे। और वो प्रैक्टिस करके जब उसको बेनिफिट मिलेगा तो उत्साहित होगा वो दूसरा सूत्र सीखने के लिए। तो ऐसा करके हम टोटल 28 सूत्रास जो हैं बुक के अंदर वो हम 4 महीने के अंदर उसको सिखाते हैं। उसके अलावा हम स्कूल, कॉलेजेस, कैंपसेस में और उसके अलावा हम चाहते हैं कॉर्पोरेट्स में हर जगह ये प्रोग्राम डिलीवर हो। सूत्र भी कर सकते हैं, मॉड्यूल बेस का। जैसे मान लो करियर के ऊपर ही करना हो तो स्कूल बहुत अच्छी जगह है। रिलेशनशिप इज ए कॉमन मॉड्यूल विच कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। तो सिंगल स्किल पे भी हम सेशन कर रहे हैं और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव भी कर रहे हैं और लाइव मॉडल में भी कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह लोगों का पहुंचना आसान नहीं है। और हम इसको डिलीवर करने के लिए भी कोचेस तैयार कर रहे हैं, टीम्स तैयार कर रहे हैं। तो हम लाइव कोचेस तैयार कर रहे हैं। इसमें कई एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, कई सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। जैसे हमारा हेल्थ मॉड्यूल है, तो हेल्थ में हमने एक सूत्र बनाया है। जैसे फिजिकल हेल्थ का एक सूत्र बताता हूँ मैं कि 5 एलिमेंट्स के आसपास रहना। अब 5 एलिमेंट्स बहुत सारे सब ज़्यादा लोग जानते हैं कि हम 5 तत्व से मिलके बने हैं। तो अग्नि भी हमारे अंदर है, वाटर भी हमारे अंदर है, अर्थ भी है, स्पेस भी है हमारे अंदर, ठीक है, और एयर भी है। तो 5 एलिमेंट्स जब बिगड़ जाते हैं तब हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है। फिजिकल हेल्थ एक और तरीके से भी खराब होती है अगर हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए। अब मेंटल हेल्थ कैसे काम करती है? मेंटल हेल्थ काम करती है लर्निंग से, मेंटल हेल्थ काम करती है एक्सपोजर से, स्किलिंग से, इंटरेक्शन से, क्योंकि माइंड को ना प्रोसेस करने के लिए कुछ चाहिए होता है। इसलिए पढ़ाई कराई गई। पढ़ाई करने से क्या होता है? उसका कहते हैं बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका लॉजिक, उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो फिजिकल हेल्थ को मेंटल हेल्थ से कनेक्ट किया गया। अब इन दोनों के ऊपर एक और बॉस है, वो है इमोशनल हेल्थ। अगर आदमी डिमोटिवेटेड है, अगर डिप्रेस्ड है, फियर में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है या जॉय में है, उससे उसका माइंड और उसकी फिजिकल हेल्थ में फ़र्क पड़ता है। तो तीसरा इमोशनल हेल्थ है। इन तीनों के ऊपर एक और हेल्थ है विच इज़ स्पिरिचुअल हेल्थ। वो कौन सी हेल्थ है? वो हेल्थ है वो जब हम शरीर क्या हैं? हम एक शरीर है, फिजिकल बॉडी, एक मेंटल बॉडी, एक हमारी इमोशंस हैं जिसको हम हार्ट से बोलते हैं, माइंड को यहाँ से बोलते हैं, बॉडी है। इन तीनों को गवर्न करती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। वो क्या होती है? स्पिरिचुअल हेल्थ होती है जब हम अपने से बियॉन्ड सोचते हैं। जैसे हम ये सोचें कि किसी को मतलब किसी को सर्व करने से हमें एक अलग तरह का जॉय प्राप्त होता है। फॉरगिव करने से हम बहुत हल्के हो जाते हैं। हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम गुस्से से भर जाते हैं। तो फॉरगिवनेस, सर्विंग, ग्रेटिट्यूड, एक्नॉलेजमेंट, ये सबसे हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ डेवलप होती है।
तो इन चारों का कॉम्बिनेशन और बैलेंस जब होगा जीवन में तो हम बोलेंगे हम हेल्दी हैं। तो ये सब हम क्लासरूम में भी सिखाते हैं और लाइव क्लासेस में भी, और अच्छा हमने वीडियोस भी बना लिए हैं इसके ऊपर। तो अगर कोई इन दोनों मॉडल में नहीं आना चाहता तो वीडियो मॉडल में भी आ सकता है, वीडियो से सीख सकता है। तो हमने एक एक सूत्र को डिटेल में मेथड्स के साथ बनाया है, और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और ट्रेनर्स, कोचेज़, एजुकेशनिस्ट इसमें जुड़ें, क्योंकि वो समझ पाते हैं कि कितना ज़रूरी है ये समाज में एक नई दिशा देना। क्योंकि अगर एजुकेटर्स पीछे हट गया परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि मैं चाहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पर मैं एजुकेटर पहले हूँ, क्योंकि मेरे को एजुकेशन से बहुत लगाव रहा है। तो मुझे लगता है कि एजुकेटर्स ही निर्माण करते हैं समाज का, और कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइजेशन होने से हमारे समाज का वो एजुकेटर वो वाला तत्व गायब हो गया। तो निश्चल भाव जो होता है कि आप बिना कुछ रिटर्न में लिए सब कुछ पेड़ हो गया, सब कुछ पेड़ हो गया। पहले सब कुछ अवेलेबल था, नेचर हमें सब कुछ देती है, हमने हर चीज़ पेड़ कर दी। तो उस वजह से देखो आज किसी को सफिशिएंट ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, आप नाप तौल के जब ज्ञान बांटते हैं तो वो कुछ भी मतलब पहले बार्टर सिस्टम होता था, भाई चलो तुम्हारे पास, तुमने गेहूं पैदा किया, हमने सब्जी पैदा की, तो एक्सचेंज कर लिया। अब उतना बारीकी तो कुछ होता नहीं था, और धीरे धीरे हो गया। अब क्या हो गया कि जितने लोग कमा रहे हैं उतना भी कम पड़ रहा है। पहले एक भी कमाता था तो पूरा हो जाता था। तो कॉमर्शलाइजेशन टू मच, मतलब बैलेंस होना चाहिए, ऑब्वियसली कॉमर्शलाइजेशन होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हो गया। और जब से एजुकेशन का हुआ तब से समाज टूट गया, ख़त्म हो गया। और आज हम देख रहे हैं कि किस विकृत हालत में हमारा समाज है। बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, माँ बाप समझ नहीं पा रहे बच्चों का क्या करें, और इतनी पैसा फीस स्कूलों में खर्च करने के बाद भी हमें जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है स्कूल से वो एक मार्कशीट लेके आता है। उस मार्कशीट की दुनिया में कोई कीमत नहीं है। उसके बेस पे चाहे वो कहीं से पढ़ ले, उसके बाद उस मार्कशीट से कुछ होना है। फिर वो लोग कहते हैं स्किल सीखने की ज़रूरत है, वो स्किल भी सीख लेता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। फिर कॉर्पोरेट में जाके कहते हैं टीम वर्क सीखो, वो जिंदगी भर तो उसने टीम वर्क किसी ने सिखाया नहीं उसको ना। तो अब वो अचानक से कॉर्पोरेट में कैसे टीम वर्क सीखेगा? तो वहाँ वो क्या करता है, वहाँ वो कैसे दूसरे को साइड लाइन करना है, दिशा में तो काम ही नहीं हुआ ना, क्योंकि वो एक स्किल सीख रहा था पर्टिकुलर कि आपको MBA करना है या इंजीनियर बनना है, तो ये पढ़ाई करना। अच्छा, उसमें भी क्या क्राइटेरिया रहा? उसमें भी वही कॉमर्शलाइजेशन, क्योंकि जिस उसमें ये हुआ कि मुझे जिस चीज़ की ज़्यादा सैलरी मिलेगी या ज़्यादा पैसा कमाऊंगा वही करियर करूंगा। ये क्राइटेरिया ही गलत है। तुम पसंद नापसंद, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वो तो खत्म हो गई। अब वो एक रेस चल गई। दूसरा एक डर आ गया। पेरेंट्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब में लोगों को बच्चों को भेजेंगे। ओ भाई, गवर्नमेंट जॉब बच्ची कितनी है, एक बात। दूसरी बात, एक गवर्नमेंट जॉब्स का अलग एनवायरनमेंट है, उसकी अलग चैलेंजेस हैं। अब सब थोड़ी उसके लिए फिट हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन सोसाइटी में आए, और उस वजह से हम एक ऐसे समाज में हैं जिसको हम बदलना तो चाहते हैं, पर हमें लगता है शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं एक एजुकेटर हूँ, तो मुझे लगा कि एक बुक लिखूँगा सबसे पहले, और उसमें जो भी मैं समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, वो मैं डालूंगा कंटेंट, जिससे समाज में बदलाव आए। और फिर एक प्रोग्राम भी बना दूंगा। उस प्रोग्राम के तहत लोगों को इनवाइट करूंगा, एजुकेटर्स को, आ जाओ इस प्रोग्राम में, सीख लो, अवेलेबल है, खुद ही सीख लो। बुक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और अपने अपने एरिया में सिखाना शुरू कर दो, जिससे थोड़े थोड़े स्मॉल पॉकेट्स में परिवर्तन आएगा। ऑब्वियसली हजारों संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं अपने अपने लेवल पे, पर मुझे लगता है फिर भी सबके लिए स्कोप है, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, हर कोई हर जगह नहीं पहुंच सकता। और ये कुछ ऐसे 7 अलग अलग आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं, कहीं ना कहीं हर किसी की ज़िंदगी में ये 100 ज़रूरी है। आज हर कोई करियर को लेकर एक उलझन में है, चाहे वो मैरिड एक अच्छे खासे करियर को छोड़ चुकी महिला क्यों ना हो। शादी के बाद 10 साल बाद वो एक इसी रास्ते पर खड़ी होती है कि वो अब क्या करे अपने जीवन में। बिल्कुल ठीक। फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहती है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है। मैम, अब उसमें क्या होता है कि 40s के अलग चैलेंज हैं, 30s के अलग चैलेंज हैं, 50s के अलग चैलेंज हैं, 60s के अलग। रिटायरमेंट होने वाला भी एक व्यक्ति सोचता है कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या करूं। अगर उसके हाथ पैरों में दम है तो वो उसको खुद को जंग नहीं लगाना चाहता। तो उस वक्त उसको फिर उस वक्त के हिसाब से याद दिलाया जाएगा। जैसे हमारे करियर के 4 सूत्र हैं। पहला है नोइंग योरसेल्फ। नोइंग योरसेल्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जानते हैं कि वो हम कई तरीके से पता लगा सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट से, फीडबैक से, खुद को जान के कि भाई मेरा सबसे अच्छा एरिया कौन सा है। फिर हम ये देखते हैं, सेकंड उसके अंदर है सूत्र है
कि भाई आप अपने एनवायरनमेंट को चेक करो, वो स्किल वाइबल है कि नहीं है, वर्केबल है कि नहीं है। अब मैंने मान लो कोई ऐसी चीज है, स्ट्रेंथ है जो एनवायरनमेंट में फिट ही नहीं हो रही है, तो मुझे देखना पड़ेगा सेकंड बेस्ट क्या है मेरे अंदर। तो सर अब अपनी किताब में से कुछ ऐसी कॉमन बातें बताइए जो आज सबको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए मैम, मैं एक मॉड्यूल है रिलेशनशिप का जी, उसका एक सूत्र शेयर करना चाहता हूँ, एक्नॉलेजमेंट का। वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। अब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं कर रहे फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एक हाउस वाइफ है, वो हाउस वाइफ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा कोई फैमिली में। सब लोग डिमांडिंग हैं और वो उनको बेहतर कर रही है और करते करते कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो वो अपनी डॉटर को पता है क्या बोलती है? कहती है कुछ भी बनना, हाउस वाइफ मत बनना, क्योंकि ये सारे लोगों को मैं जीवन भर सर्व करती गई और इनको कोई कदर नहीं है मेरी। बिल्कुल सही बात। एक बात इसी तरह से बच्चा जो है वो पेरेंट्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहा, वो ये कहता है कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। ठीक है, एक एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, एक एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को, एजुकेशन सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो एक तरह से जहाँ जहाँ हमारी डिपेंडेंसी है, जहाँ जहाँ हमारे रिलेशंस हैं, हम पूरे एनवायरनमेंट को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। अब इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। ना तो हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, ना हम दे रहे हैं। अब ये एक छोटा सा ही बात है, समझ में आ जाए तो जीवन बदल सकता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं और रात तक सोते हैं, हमें कितने तरह के इंटरेक्शंस करने पड़ते हैं, हम सोच के देखें, हम पलट के देखें, एक दिन से बियॉन्ड जाएं, अपने पिछले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, जीवन भर में जाएं, हम ये देखें कि कितने लोगों ने हमारे जीवन में योगदान दिया। अगर हम जिस ट्रांसपोर्ट को लेके वहाँ से यहाँ तक आते हैं, वर्क प्लेस तक या कहीं भी आते जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टर्स का भी योगदान है, फूड का योगदान है, वाटर का, एयर का, नेचर का योगदान है, लोगों का योगदान है, परिस्थितियों का योगदान है। कई बार कई परिस्थितियां हमारे फेवरेबल हो जाती हैं और हमें एडवांटेज मिलता है, हमारे को, क्योंकि हमारे सिस्टम में अभ्यास नहीं है एक्नॉलेजमेंट का। तो एक्नॉलेजमेंट एक ऐसा सूत्र है, अगर वो हर दिन अभ्यास किया जाएगा और ये याद किया जाएगा, पेन पेपर पे लिख के किया सकता है। हम लिख सकते हैं हमने पिछले साल में कितने लोगों ने हमारी मदद करी, पिछले 24 घंटे में कितनी वजह से हमारे को सपोर्ट मिली। तो हम देखेंगे हम कर क्या रहे हैं, हम तो ब्लंडर कर रहे हैं। हम हर जो व्यक्ति हमें मदद कर रहा है, हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं। बस बदल देना है। उनके बिना हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। अगर हर दिन एक्नॉलेजमेंट करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। रिलेशनशिप चारों तरफ से मजबूत होने लगेंगे। तो ये सूत्र है, इसका हम अभ्यास भी कराते हैं। एक ये सूत्र मुझे बहुत अच्छा है। दूसरा, एक ऐसे कई सूत्र हैं, मैं एक और सूत्र शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम ना पास्ट को लेके होल्ड करके बैठे रहते हैं, पेनफुल मेमोरीज को, तो उसको हम बोलते हैं लेट गो, मतलब फॉरगिव कर दो, जाने दो, छोड़ दो। अभी सुनने में तो आसान ही लगता है, पर आपको पता है हम गंदगी के पास नहीं रहना चाहते, हम किसी भी खराब स्मेल को स्वीकार नहीं करते, हम खराब फूड को स्वीकार नहीं करते, हम खराब जगह, गंदी जगह पे बैठना नहीं चाहते। हम खराब थॉट के साथ कैसे जी रहे हैं, अपने माइंड के अंदर लेके, सोचने की बात है, वो हमें क्या दे रही होंगी। तो अगर हम सच में रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं अपने जीवन के लिए, बाकियों के लिए ना हो बेशक कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और सच में हम अपना भला चाहते हैं, तो हम वो जो कचड़ा लेके बैठे हुए हैं 15 साल, 10 साल, 5 साल, उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरा अपमान किया, उसने वहाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, मैं डिजर्विंग था, हम क्यों लेके बैठे हैं? इट इज़ स्टॉपिंग अस इन आवर ग्रोथ। तो अगर एक बात ये रियलाइज हो जाए कि लेट गो योर पेनफुल मेमोरीज, लेट गो योर पेनफुल एक्सपीरियंसेस, मूव ऑन। और लेट गो कब कर पाएंगे हम, फॉरगिव कब कर पाएंगे? जब हम बिगर पिक्चर देख पाएंगे, जब हम समझ पाएंगे कि लेट गो मतलब गंदगी के साथ जी रहे हो आप, एक तरह से ऐसे समझ लो कीचड़ में पड़े हुए हो, जैसे एक शराबी। नुकसान किसी और का नहीं है, आपका खुद का हो रहा है। पर अगर ये मोमेंट हुआ तो हम कहेंगे वो कम ऑन लेट गो, इट इज नॉट सर्विंग मी।
अब एक सूत्र है, सिंपल सा सूत्र है, पर अगर रिलेट कर लें कि इससे नुकसान कितना हो रहा है हमारा, हमारी लाइफ बदल सकती है। ऐसे ही छोटे छोटे सूत्र हैं हर एरिया में। जॉयफुलनेस का एक सूत्र मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ और बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसका सूत्र है हमारा मिनिमलिज्म का, मतलब कम साधनों में रहना। अच्छा, आपको पता है आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ओवर एक्सपेंस, कमाई कम खर्चे ज़्यादा। बिल्कुल। अब ये किस लेवल पे हो रहा है? छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब ये काम में लगे हुए हैं। बड़ी ग्रैंड मैरिजेस करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, बड़ी गाड़ियाँ खरीद, कुछ भी करते हैं, विद इन योर कैपेसिटी नहीं करते, बियॉन्ड कैपेसिटी करते हैं। घर खरीदना है तो वो अपने हैसियत से बड़ा खरीद। अब उसे क्या होता है? मोबाइल लोन पे, गाड़ी लोन पे, घर लोन पे, और कपड़े भी लोन पे मिल रहे हैं आजकल तो होएगा क्या? उससे ये होगा कि आपको एक स्ट्रेस क्रिएट होगा, क्योंकि इनकम की कमाने की कैपेसिटी है वो आपके हाथ में नहीं है, खर्चा आपके हाथ में है। क्रेडिट कार्ड इज़ ए बिग किलर। तो अगर आजकल का यूथ बहुत सारा उस चक्कर में फिर क्या करेगा, ये बड़े लोग भी फिर वो कमाने की स्पीड बढ़ाएंगे और वो हो नहीं पाएगा उनसे, वो सोर्सेज ढूंढेगा। फिर उसे क्या होगा? डिप्रेशन आएगा। फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे अच्छा ऐसा करते हैं स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं कोई जुआ खेल लेते हैं, कहीं से 1 के 10 हो रहे होंगे वैसा कर लेता हूँ। तो वो फिर शॉर्टकट, उसमें भी शॉर्टकट ढूंढेंगे। स्टॉक मार्केट वाज देयर टू क्रिएट वेल्थ, नॉट टू डू गैम्बलिंग। तो वो गैम्बलिंग करना शुरू कर देंगे। तो क्या होता है? वो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे जो संभाल नहीं पाएंगे। तो अगर हम लिमिटेड मीन्स में रहना शुरू कर दें तो हमारी कम कमाई के बावजूद भी हम जीवन में अच्छे से रह सकते हैं। मिनिमलिज्म, ओवर एक्सपेंस हो रहा है चारों तरफ और वेस्ट हो रहा है, और मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप देखें चारों तरफ, तो जो लोग समझदार हैं, ये बहुत बड़ी विजडम है कि खर्च करना तो बहुत आसान है, कमाना बहुत मुश्किल है। तो मिनिमलिज्म का जो सूत्र है ये काफ़ी इफेक्टिव है और मतलब इट वर्क्स, इट्स अ वेरी कॉमन, इट अप्लाइज टू एवरीबडी। फिर क्या होगा? हमारी ग्रीडी डेवलप नहीं होगी। अब मेहनत करो ना, आप करोड़ों कमाओ पर लाखों में खर्च करो, लाखों कमाओ हजारों में खर्च करो, हजार कमाओ पैसे बचा के चलोगे तो कोई नुकसान सैकड़ों में खर्च करो। अब आप देखिए बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज बहुत सारा खर्च कर देते हैं और डूब जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा सूत्र है, उससे जॉयफुलनेस को हमने रिलेट किया है कि अगर हम मिनिमलिज्म में जिएंगे तो हमारे पास स्ट्रेस कम आएगा। तो ये सारे सीक्रेट्स इस किताब से पता चल जाएंगे। यस मैम, मतलब जो मैं समझ सकता था, जो मैंने सीखा, देखा, समझा, मुझे लगता है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और इसके आधे भी सूत्र अगर किसी ने अपने जीवन में अपना लिए, और मेथड भी सब इसमें लिखे हुए हैं, तो बुक अवेलेबल है। और किसी को लगता है कि वो अकेले पढ़ नहीं सकता तो हमारे प्रोग्राम में आ सकता है। कोई किसी का स्पेसिफिक एरिया है, वो छूट नहीं रहा है, कोई दिक्कत है, तो हमारी 101 काउंसलिंग भी है जो हम देते हैं। हमारे तो क्या सिस्टम है सर, अगर कोई पर्सनली आकर सीखना चाहता है ऑफलाइन मोड में? मैम उसमें ना ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी साइट है, वेबसाइट जो हमने बनाई है lifeskillsprogram.com, तो उस पर हमारे काउंसलर्स टाइम दे देते हैं जिन्होंने इस बुक को स्टडी किया है और अपने जीवन में अपना रहे हैं, और वो अकॉर्डिंगली उसका स्पेसिफिक कंसर्न एरिया का स्पेसिफिक सॉल्यूशन और प्रैक्टिस करने के लिए उसको देते हैं। अच्छा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारी बुक में ना किसी भी चीज़ का कोई रेफरेंस नहीं है। तो हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कनेक्ट नहीं करते, ना कोई पर्टिकुलर किसी मिशन से कनेक्ट करते हैं हम कुछ, इट्स वेरी न्यूट्रल। तो यूनिवर्सल लॉज के ऊपर ये बनी हुई है। इसमें डिस्क्लेमर है बुक के अंदर, वी डोंट टॉक अबाउट एनी गुरुज, एनी स्पिरिचुअल टीचर, एनी पर्टिकुलर रिलीजन, एनी पर्टिकुलर मेथडोलॉजी, नथिंग। सो इट इज़ अ वेरी यूनिवर्सल, जो यूनिवर्स के जो सिद्धांत हैं, जो अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कास्ट, क्रीड, उन सब से ऊपर हटके, मतलब सब पे फिट होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मिनिमलिज्म है, अब इसमें किसी का क्या ही लेना देना। मैं बोल रहा हूँ एक्नॉलेजमेंट करना है। एक और सूत्र है एक्सेप्टेंस का। जैसे मान लो फेलियर मिला जीवन में, कुछ बहुत लोगों को फेलियर मिलता है, अलग अलग एजुकेशन में मिलता है, बिजनेस में मिलता है, करियर में मिलता है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सिखाया नहीं है कि हार को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, हमें सिखाया नहीं गया कि फेलियर को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। फेलियर इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो हमारे को समाज ने ये सिखाया कि जो जीतता है ना उसे एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, और जो पीछे रह जाते हैं वो तो मतलब किसी काम के नहीं। जो पहले 2-3 आ गए वो तो ये नाम भी याद रहते हैं कि पहले पोजीशन पर कौन है, लेकिन चौथे 5वें तक कोई लोग याद नहीं रखते हैं। तो वो वाला आप एक बार बताइए, 50 बच्चों में से 2 या 3 अच्छे स्पीकर होंगे, अच्छे स्टेज परफॉर्मर्स होंगे, अच्छी पढ़ाई में अच्छे होंगे, तो बाकी 45 का क्या होगा? बाकी 45 का कोई योगदान नहीं है जीवन में। वो कुछ तो मेहनत कर रहा है। तो इसका मतलब हमें ये सिखाना था सोसाइटी को, और एजुकेटर्स की ये गलती कहीं ना कहीं सिस्टम की रह गई। उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ जो छुपा हुआ अच्छा था उसको लाए नहीं। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि मैं वो नहीं हूँ पर मैं कुछ और हूँ, मैं वो नहीं हूँ मैं कुछ और हूँ, मैं वो बन नहीं पाया पर मैं कुछ और बन सकता हूँ। तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी होता है जीवन में। अच्छा। और अगर आप देखें, कई लोग, बच्चों को हमने बहुत बार देखा है अक्सर कि उन्होंने मार्क्स लाने की कोशिश करी, नहीं आए, उन्होंने पढ़ाई करी, नहीं आए, तो क्या करेंगे? वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, गिव अप कर देंगे। नॉट ए गुड आइडिया। तो एक्सेप्टेंस इज ए ग्रेट सूत्रा वेयर वी नो दैट व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज आवर लिमिटेशन। तो जो हमारी लिमिटेशन है वो हम स्वीकार कर लेंगे। हर कोई तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर कोई कोहली नहीं बन सकता, हर कोई मोदी जी भी नहीं बन सकता, बिल्कुल, पर वो कुछ बन सकता है। बिल्कुल वही है कि तेंदुलकर ने अगर कुछ सिंगर बनने की कोशिश की होती तो वो आज तेंदुलकर नहीं होते। तो ये बात प्रैक्टिकली जहन में उतारनी पड़ती है। तो डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉयर का प्रोफेशन अच्छा होता है ऐसा नहीं है। सारे प्रोफेशन अच्छे होते हैं। पॉइंट ये है कि आपका बेस्ट वर्जन कौन सा है। तो आप स्वीकार कर लें कि मैं ये हूं और इतनी सारी चीजें मैं नहीं हूं। तो वो पेरेंट्स को भी समझ में आए, बच्चों को भी आए, और लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस भी समझ में आ सकती है। कई लोग सब कुछ कमा के भी लगता है, उन्हें लगता है कि मेरा जीवन में कुछ नहीं किया मैंने, तो क्या ही करेंगे उसका फिर। तो वो एक्सेप्टेंस इज ए ग्रेट सूत्रा, एंड यू नो व्हेन वी अप्लाई इट वर्क्स, क्योंकि प्रैक्टिस से सब होता है। प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारी आदत में आ जाता है वो, तो हम प्रैक्टिस कराते हैं लोगों को। तो स्पेसिफिक इश्यूज भी हैंडल करते हैं और ये जनरल बातें भी करते हैं। तो मल्टीपल मॉडल्स हैं, जैसे भी हो लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि किताब लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और जीवन में जो अपनी उलझने हैं उन कहीं हद तक उसको समझ सकेंगे। और बाकी आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं कि अगर आप डायरेक्टली सर से सीखना चाहें या फिर ऑनलाइन क्लासेस या लाइव मोड पे या रिकॉर्डेड वीडियोस देखना चाहें तो भी एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं साथ साथ ना एजुकेटर से भी मतलब इनवाइट करना चाहूँगा, जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, अगर वो जीवन में कुछ भी देना चाहते हैं तो मुझे लगता है लाइफ स्किल्स दें लोगों को, और दे कैन बी पार्ट विद अस। यू नो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी ओपन, एंड काम बहुत बड़ा है, और ये अच्छा प्रोफेशन भी बन सकता है, एक करियर भी बन सकता है इसमें। और ये ऐसा है, मतलब आप ना जब आप देते हो तो आप खुद उस चीज़ से भर जाते हो। जब आप किसी को ज्ञान देते हो तो ज्ञान से भर जाते हो। तो इसमें पैसा भी मिलेगा, इसमें ज्ञान भी मिलेगा, इसमें फुलफिलमेंट भी मिलेगा, जॉय भी मिलेगा, क्योंकि इसमें हमारे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना हम देने वाले जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वो लाइफ तो ट्रांसफॉर्म हो ही जाएंगी, और जहाँ जहाँ तक वो पहुँचाएंगे वो एरिया भी ट्रांसफॉर्म होगा। क्योंकि इतनी जनता तक, इतने लोगों तक पहुँचना किसी 1-2 150 लोगों के हाथ में नहीं है। तो द मोर वी यू नो, बिल्कुल, और जीवन जीने की कला जो है उसमें जितने लोग एक्सपर्ट्स हों, जितने लोग जुड़ सकें अपने अपने एक्सपर्टीज को बांटने में। और मैं एक और बात कहता हूँ कि जितने जब आप जीवन देख लेते हो ना, जैसे आप 40s के बाद 50s के बाद बहुत अच्छे लाइफ कोच बन सकते हो, क्योंकि आपने जीवन को बारीकी से देखा है, किसी ने भी। और जो ज़्यादा एज के लोग हैं, और स्पेशली सीनियर सिटीजन कहते हैं कि हम क्या करें, मैं उनको निवेदन करता हूँ आप हमारे साथ आएँ, जुड़ें, आप बहुत अच्छे कोच बनेंगे, और अपने मतलब वो एक आपका एंगेजमेंट मॉडल भी बनेगा, फाइनेंशियल मॉडल भी बनेगा, और काफ़ी हद तक आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो सर अगर किताब लेना चाहें तो कहाँ पर अवेलेबल है, प्लीज़ वो भी बताइए। मैम हमारी वेबसाइट है lifeskillsprogram.com। अच्छा। वहाँ पर हमारी टीम से संपर्क करके ऑर्डर करा सकते हैं अगर हार्ड कॉपी चाहिए हो तो। प्रोग्राम ज्वाइन करना हो किसी भी तरह का, हमारी टीम को ज्वाइन करना हो तो भी वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और ई बुक तो अवेलेबल है ही हमारी साइट पर, तो वहाँ से प्राप्त हो सकती है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू सो मच।